यहाँ कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय 3 कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता का सारांश दिया गया है। कविता के बहाने नामक कविता कुंवर नारायण के काव्य संग्रह इन दिनों में संकलित है। इस कविता में कवि ने कविता के अस्तित्व को लेकर कई आशंकाएं व्यक्त की हैं। वर्तमान यांत्रिक युग में जनजीवन विभिन्न दबावों से पीड़ित है। इस यांत्रिक जीवन ने हमारे सामने ढेर सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया से आरंभ होकर फूल से होते हुए बच्चे तक जाती है और वहां अनेक संभावनाएं खोजती है। चिड़िया की उड़ान सीमित है, एक निश्चित समय में उसकी क्षमता चुक जाती है। फूल भी एक निर्धारित समय के पश्चात मुरझा जाते हैं, लेकिन बालक के मनमस्तिष्क में असीम सपने हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता का माध्यम तो शब्द हैं और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। जब कवि में रचनात्मक ऊर्जा होगी तो सीमाओं के बंधन स्वयं टूट जाएंगे। काव्यात्मक ऊर्जा देश, काल व भाषा की सीमा में नहीं बंधती। ऊर्जा और क्षमता घर, भाषा, समय इन सब की सीमाओं को तोड़कर प्रवाहित होती है। जब तक रचनात्मक ऊर्जा है, कविता के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं हो सकता। कवि भले ही चिड़िया व फूल के बहाने कविता को एक उड़ान मानता है, किंतु स्वयं ही यह भी बता देता है कि कविता के पंख कल्पना की समता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। फूल के खिलने में आनंद व उत्साह है, किंतु कविता के खिलने की समता फूल नहीं कर सकता। फूल को मुरझाना ही पड़ता है, जबकि कविता सदैव खिलती रहती है। उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। लेकिन हाँ, वह सिर्फ मानव है, बच्चा है, जो कविता रूपी खेल का मर्म समझता है। बच्चा व्यक्ति का पिता होता है, अर्थात बच्चे के माध्यम से कवि मनुष्य को विश्व की एकता एवं सौहार्दता के मर्म को समझने में समर्थ मानता है। यहाँ कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के अध्याय 3 कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर कविता का सारांश दिया गया है। बात सीधी थी पर कविता कवि कुंवर नारायण के कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता की रचना प्रक्रिया में कथ्य व माध्यम दो अंग होते हैं। कवि को अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए भाषा के माध्यम की आवश्यकता होती है। भाव के अनुसार शब्द चयन कवि की कुशलता पर निर्भर करता है। कविता वही श्रेष्ठ होती है जिसमें भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग होता है। यदि भाषा के साथ तोड़मरोड़ का प्रयास किया गया तो भाव की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं हो पाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो कला पक्ष पर विशेष ध्यान देने से भाव पक्ष निर्बल रह जाता है। अच्छी कविता में भाव पक्ष की प्रबलता के साथ कला पक्ष की सबलता का भी ध्यान रखना पड़ता है। कविता सायास नहीं बनती है। यह तो भावों का स्वाभाविक प्रस्फुटन होती है। इसमें कवि कहता है कि भाषा में सहज शब्दावली भी होती है, लेकिन लोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उसे पेचीदा बनाने में लगे रहते हैं। लोगों का भ्रम है कि ऐसी भाषा से वे ज्यादा से ज्यादा लोकप्रियता अर्जित कर लेंगे। कुछ पल के लिए शायद ऐसा हो भी जाता है, किंतु बाद में वही बात प्रभावहीन हो जाती है, क्योंकि चमत्कार के चक्कर में भाषा पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। उदाहरण देते हुए कवि कहता है कि पेंच को निर्धारित चूड़ियों तक ही कसा जाना चाहिए। यदि हम उसे अनावश्यक घुमाते रहें तो चूड़ी मर जाती हैं और जिस सतह पर उसे कसा जा रहा है उस पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। फिर उसे जबरन ठोक भले ही दिया जाए, वह बात नहीं रहती। सहज शब्दावली के द्वारा सहजता से भावों की अधिक सार्थक अभिव्यक्ति होती है। सहजता में मजबूत पकड़ और स्थायित्व भी होता है।